तो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमने 2 लेक्चर बना लिए थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लिए थे, जिसका फर्स्ट लेक्चर बिगड़ गया था, जिसको मैंने दोबारा से फर्स्ट रीअपलोड किया। उसका सेकंड भी किया, जिसमें मैंने ये सारा चीज़ बताया था आपको किस तरीके से बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं, आरएचएस क्या होता है, एलएचएस क्या होता है, किस तरीके से उनके सिंबल में लिखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे की, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक मिनट में इसको उधर कर देता हूँ। हाँ अब सही है। तो यहाँ पर इक्वेशन है, ये हमारे पास है, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यानी कि इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करना है। Fe यानी आयरन प्लस H2O, यानी आयरन को हमने H2O के साथ में डाला है तो बन क्या रहा है, Fe3O4 बन रहा है प्लस H2 बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कि किस तरीके से इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना क्या होता है, जैसे यहाँ पर आयरन का एक एटम है, यहाँ पर 3 एटम है, तो 1 और 3 बराबर तो नहीं हो सकते ना, इसीलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग, यानी कि दोनों तरफ जितने एटम हैं वो हमारे बराबर होने चाहिए। तो एनसीईआरटी लिखती है स्टेप 1, यानी कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है, तो टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस, यानी कि पहले हमको बॉक्सेस को ड्रॉ करना है अराउंड ईच फार्मूला, यानी कि जो जो फार्मूला लिखे हुए हैं इनके अराउंड हमको बॉक्सेस को क्या करना है, ड्रॉ करना है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस, बॉक्सेस के इनसाइड कोई भी चीज को हमको चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए किस तरीके से डब्बे बना लिए हैं। जैसे आयरन के, देखो आयरन के फार्मूले के चारों तरफ डब्बा बना दिया है, इसके डब्बा बना दिया, इसका अलग बना दिया, इसका अलग बना दिया। ठीक है, शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, धीरे धीरे फिर आप भी इसको सीख जाओगे, तो एकदम देखते ही आप इसको सॉल्व कर लोगे। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि आपको एक लिस्ट बनानी है नंबर ऑफ एटम्स की, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग जो है लिस्ट बनानी है। प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, जो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके आपको लिस्ट बना के लिखनी है। तो ये देखिए किस तरीके से लिस्ट बन गई है। यहाँ पे एलिमेंट लिखे हैं, जैसे इसमें आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यही 3 चीजें प्रेजेंट है। तो देखिए आयरन ये लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है, एलिमेंट यही प्रेजेंट है इसके अंदर, समझ में आ रहा है। इसके बाद में LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर कौन कौन है, तो लेफ्ट हैंड साइड इधर है, रिएक्टेंट के साइड में लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो ये आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक आयरन है, तो आयरन के सामने 1 लिख दिया, 1 एटम है। ऐसे ही हाइड्रोजन का काउंट करेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन का काउंट करेंगे, ऑक्सीजन का 1 है तो 1 लिख दिए। किधर है ये, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि रिएक्टेंट के साइड। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जिनको हमने रिएक्शन के लिए शुरुआत में रखा हुआ है, वो होते हैं रिएक्टेंट। चलो आगे चलते हैं। अब आप ऐसे ही आगे तरफ थोड़ा देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के इधर कौन से हैं, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड में कौन से हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे आयरन है, आयरन कितना है, 3 है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एटम जो है 4 हैं, तो आयरन के हो गए अपने 3, ऑक्सीजन के हो गए 4, और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हैं। तो दोनों तरफ के एटम की जो हमने लिस्ट बना के यहाँ पे लिख दी है। अब चलिए देखते हैं आगे स्टेप 3 में क्या करना है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि हमको ऐसा कंपाउंड चुनना है कि जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हो। कितने एटम हो, सबसे ज्यादा। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि उसमें रिएक्शन में से वो प्रोडक्ट के साइड भी हो सकता है और रिएक्टेंट के साइड भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि हमको एक ऐसा एलिमेंट चुनना है जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं। ठीक है, यूजिंग दीज क्राइटेरिया। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा एटम किसके पास में है, आयरन के पास में है, और सबसे ज्यादा एटम्स मतलब किसमें है, वैसे अगर कंपाउंड के अंदर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर सिंगल एटम है, यहाँ पर 3 एटम है, यहाँ पर आपके 4 और 3 7 एटम है। ठीक है, तो हमने इसको चुना। अब उसके भी अंदर आपको किसको चुनना है, जिसके पास में सबसे ज्यादा एटम है। किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में है। तो चलिए सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो हमने यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4। तो यहाँ पर हमने चुना है Fe3O4 को, द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट।
उसके अंदर भी किसके पास ज्यादा थे, ऑक्सीजन के पास थे Fe3O4, Fe के पास थे 3 और O के पास थे 4। तो हमने किसको चुना, ऑक्सीजन को। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स, कितने हैं ऑक्सीजन के पास में एटम, 4 एटम है। ऑन द RHS ओनली 1 ऑन द LHS, केवल RHS में कितने हैं, ओनली 1, LHS में 1 है, RHS में 4 है। लेट द टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के एटम को जो है बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करना है सीखते हैं। तो इनिशियल में ऑक्सीजन के एटम देखिए कितने हैं, इनिशियल में यानी जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो यहां पर देखिए कि H2O एक एटम था ऑक्सीजन का, तो हमने यहाँ पे H2O के अंदर एक है। अब लास्ट में जब प्रोडक्ट बना हमारा तो यहाँ पे Fe3O4 बना, जहां पर O के पास में कितने, O के कितने एटम है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर 4 है तो इस 4 का गुणा हम आगे कर देंगे। हमको ध्यान रखना है कि हमको फॉर्मूले के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, हमको सिंपली इसके मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ाना है। तो हम 4 का पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर गुणा कर देंगे। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा गया है। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स के नंबर को इक्वल करने के लिए इट मस्ट बी रिमेम्बर दैट वी कैन नॉट एल्टर द फार्मूला, यानी कि हमको याद रखना है कि हमको क्या चेंज नहीं करना है, कैन नॉट एल्टर यानी कि नहीं बदलना है फार्मूले को, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को हमको चेंज नहीं करना है। और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर उनको भी नहीं चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट एज 4, यानी कि हमको ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए वहां पे कोफिशिएंट ऐड करना है, जिस तरीके से 4H2O है, यानी कि हमको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है, ना कि हमको ये करना है H2O4 कर देना है। इस तरीके से नहीं करना है, नहीं तो जो है पूरा फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। नाउ पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि अब ये क्या हो गई है, बैलेंस आधी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है, इसलिए यहाँ पे लिखा है पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी कि आधी हमारी बैलेंस इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। तो Fe प्लस 4H2O, यानी कि हमने यहाँ पे 4 का इंटू कर दिया, तो अब हमारे पास में Fe प्लस 4H2O, ये हमको मिलेगा Fe3O4। अब देखिए यहाँ पे 4 इंटू O, यानी कि 4 ऑक्सीजन के एटम है और यहाँ पे 4 जो है ऑक्सीजन के एटम यहाँ भी है। अब ऑक्सीजन के एटम जो है बैलेंस हो गए हैं। अब आगे देखते हैं आगे हमको क्या करना है। Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, अभी भी जो हाइड्रोजन के और आयरन के जो एटम है वो अभी भी बैलेंस्ड नहीं है, उनको भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट, हमको उनमें से कोई भी एलिमेंट उठाना है टू प्रोसीड फर्दर, यानी कि हमको आगे बढ़ने के लिए। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के एटम को जो है बैलेंस करेंगे। पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, जो पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है उसके अंदर टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ H एटम, हमको H एटम को जो है इक्वलाइज करने के लिए मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H4 ऑन द RHS। हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जब 4 लगाया तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन के एटम। तो यहाँ पे 2 पहले से थे, 4 और मतलब 4 मॉलिक्यूल हमने बना दिए, तो 4 2 8, 8 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम इधर हो गए। उसके बाद में अब यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं, तो हमको यहाँ पे किसका इंटू करना पड़ेगा, 4 का। तो 4H2 हमको यहाँ पे 4 का इंटू करना पड़ेगा, तो यही यहाँ पे किया गया है। इनिशियल में 4H2 यानी कि 8 एटम्स थे, तो बैलेंस करके भी हमारे पास में कितने 8 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 हमने जो है 4 का इंटू कर दिया, तो 4 2 8, 2 थे H2 के अंदर, यानी कि H2 के एक मॉलिक्यूल होता है H2, उसके अंदर कितने एटम हैं, 2 हैं। अब हम इसे 4 का इंटू कर देंगे तो कितने एटम हो जाएंगे, 2 4 दूनी 8, 8 एटम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है बैलेंस हो जाएगा। अब हमारी इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं उसको, तो ये देखिए यहाँ पे 4 हमने पहले लगा दिया था, हमने हाइड्रोजन के एटम को जो है बैलेंस किया, तो यहाँ पे भी हमने 4 लगा दिया, ठीक है। अब हमारे सब कुछ बैलेंस हो गया है, एक चीज बची है Fe यानी आयरन बचा हुआ है, अभी भी हम इसको बोलेंगे पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर, एग्जामिन द अबोव इक्वेशन। अब हम इस जो इक्वेशन लिखी है उसको देखिए, आप जो भी निकल गई, आप अपनी भी बुक खोल लीजिए, उसमें आप समझते चलिए। पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड, हमको थर्ड एलिमेंट को उठाना है जो कि अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। यू फाइंड दैट वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, अभी भी एक एलिमेंट बचा है बैलेंस करने के लिए, जिसका नाम है आयरन, ठीक है। एटम ऑफ आयरन, एटम ऑफ आयरन कितने हैं, शुरुआत में कितने थे, एक एटम था, बाद में
कितने हो गए, 3 हो गए, Fe3 3 एटम हो गए आयरन के। हमको यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 करने के लिए 3 का इंटू करना पड़ेगा, तो सिंपली हम 3 का इंटू कर देंगे। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो ये लिख के आ जाएगी 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारी पूरी इक्वेशन जो है इस तरीके से बैलेंस हो गई है। और भी कई सारी इक्वेशन आएंगी जिनको आपको बैलेंस करना होगा, तो वो भी आप इसी तरीके से करोगे। अभी हम और समझते हैं, अभी वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है। ये वीडियो लगभग चलेगी 30 मिनट के आसपास, और मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा जो है एनसीईआरटी छोड़ करके ना जाए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को समझे और समझाए अपने दोस्तों को, जिससे एक समझ अच्छी पैदा हो आपके ग्रुप में, आपकी टोली में, और आपके अच्छे से अच्छे बेहतर नंबर आ सकें, और जिससे आप अपनी जिंदगी में एक पॉइंट को, जो भी आपका गोल है, उसको अचीव कर सको। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, हमको यहाँ पे करेक्टनेस उसकी चेक करिए। आप यहाँ पे मिलाइए कि जो रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड में बराबर नंबर में एटम है कि नहीं है। आप यहाँ पे चेक करिए, अगर बराबर है तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। बहुत जरूरी चीज लिखी है, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार समझने की जरूरत है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड, यानी कि जो नंबर्स हैं एलिमेंट के वो बोथ साइड में इक्वल हैं, अब बराबर हो गए हैं। इसका मतलब जो है दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। तो बिल्कुल इस चीज का याद रखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होती है। जिस मेथड से अभी हमने काम किया है, जिस मेथड से हमने अभी सीखा है, इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्यों बोलते हैं? मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, यानी कि हमने कोफिशिएंट लगा करके वहां पर ट्राई किया, बार बार ट्राई किया कि कितने बार में सही हो रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको एक क्वेश्चन आएगा, जब सवाल आएंगे कि लेट बैलेंस द इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, तो आपको इसे जो है आपको इसी तरीके से उसको ट्रायल करना है, यानी कि उसको इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, तो आपको जो है पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब लास्ट एक चीज बच जाती है इसमें, वो चीज आती है कि हम इक्वेशन से अभी हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं चल रही हैं, लेकिन हाँ कई सारी चीजें पता चल रही हैं। एक रॉ इक्वेशन लिखी हुई है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे एनसीईआरटी हमारे लिए क्या लिखती है। राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स, हमको जो फिजिकल स्टेट्स है जो चीजों की, उनको भी लिखना बहुत जरूरी है। केयरफुली एग्जामिन द अबव इक्वेशन 1.9, जो इक्वेशन निकल गई 1.9, ये रही 1.9। यहाँ पे आपको कोई फिजिकल स्टेट के बारे में समझ में आ रहा है क्या? फिजिकल स्टेट क्या होती है? जैसे आप समझो कि कोई चीज लिक्विड है कि गैस है कि आपकी सॉलिड स्टेट में है, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल स्टेट। केयरफुली एग्जामिन द इक्वेशन, यानी हमने इक्वेशन को देखा और वहां पे हमको कुछ ऐसा समझ में नहीं आया। डज द इक्वेशन टेल एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट, क्या इसमें से कुछ फिजिकल स्टेट के बारे में आपको पता चल रहा है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में भी, यानी कोई भी चीज में आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि हमको इस केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, यानी कि उसके अंदर और ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए, ऐसी बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला, यानी कि हमको वहां पे उनकी केमिकल और फिजिकल स्टेट को भी लिखना पड़ेगा। किसके साथ में? केमिकल फार्मूले के साथ में। जैसे कि वो गैसियस है, लिक्विड है, या एक्वस है, या सॉलिड स्टेट में है, इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन, जो गैस के लिए जो नोटेशन होता है वो जी होता है। लिक्विड, हम डायरेक्ट लिक्विड तो नहीं लिखेंगे, वहां पे कोई एक सिंबल बनाएंगे, तो लिक्विड के लिए जो उसको बोलते हैं नोटेशन, तो लिक्विड के लिए नोटेशन होता है वो एल है। एक्वस क्या होता है अभी बताऊंगा। एक्वस के लिए नोटेशन होता है ए क्यू, और सॉलिड के लिए होता है एस। एक्वस वो चीजें होती हैं जो चीज घुल जाए किसी के अंदर, जैसे लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? जैसे अगर सोना ले लिया, सोने को गर्म करके हमने पिघला लिया, तो वहां पर वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर किसी चीज को हम घोल देंगे किसी चीज के अंदर, तो वो क्या हो जाती है? वो एक्वस हो जाती है। ठीक है। द वर्ड एक्वस रिटेन इन द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि ये लिखा भी है, अगर किसी भी चीज का सॉल्यूशन हम वाटर में बनाएंगे तो उसको बोलेंगे हम एक्वस। टू बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम, अब जो 1.9 है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमने उसको बैलेंस करके उसके फिजिकल स्टेट भी लिखे हैं। FeS, एस यानी सॉलिड में है, H2O जो है वो गैस फॉर्म में था,
उसके बाद में ये Fe3O4 है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, और H2 है वो जो गैस में बन के हवा में उड़ गया। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। यहाँ पे G का मतलब है जो वाटर को हमने यूज किया है वो स्टीम के फॉर्म में किया है, यानी गैस के फॉर्म में किया है यूज। ठीक है, कई बार आपको नहीं आता है तो ये आपको सोच समझ के भी लिखने पड़ सकते हैं। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। इसकी जरूरत जब तक नहीं होती जब तक हमको इसको स्पेसिफाई ना करना पड़े। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन, कई बार जो रिएक्शन कंडीशन होती हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर कितना है, कैटालिस्ट कौन सा लगा है, ये सब भी हमको लिखना पड़ता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के साथ में। तो किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, यानी कि मोनोऑक्साइड CO2 डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो H2 के साथ में रिएक्ट कर रही है, ये भी गैस है ये भी गैस है। कितने प्रेशर पर, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्ट करती है, तो क्या बनाएगी CH3OH। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 6CO2 एक्वस फॉर्म में है, ये H2O लिक्विड फॉर्म में। इन दोनों ने रिएक्शन करी क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ग्लूकोज बना लिया, H2O बन गया। ये सब एक्वस फॉर्म में बन रहे हैं, ये H2O है ये लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो इस तरीके से ये कई बार चीजें लिखनी पड़ती हैं, कैटालिस्ट क्या यूज हो रहा है, कैसी प्रेजेंस में हो रही है। यूजिंग दीज स्टेप यू कैन बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर, यानी कि एक इक्वेशन दी गई है 1.2 में, उसको आप बैलेंस कर सकते हो। 1 मिनट में खोल के दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए 1.2 इक्वेशन ये लिखी गई है यहाँ पर। अब हम इसको जो है कैसे करेंगे, तो Mg प्लस O2, यानी कि Mg है हमारे पास में, इधर भी एक Mg है इधर भी एक Mg है, तो ये तो बैलेंस है। O2 इधर है, वो 2 एटम है, यहाँ पर हमारा एक ही एटम है। मैंने आपको बताया सबसे पहले ऐसा आपको चुनना है कंपाउंड जिसके अंदर ज्यादातर एटम हो, तो इसके अंदर भी 2 एटम है, यहाँ भी 2 एटम है, इसके अंदर डिफरेंट एटम है, तो इसको हम चलिए चुन लेते हैं। तो हमने MgO लिया, Mg के अंदर सबसे पहले किसको करेंगे हम, O को देखते हैं। O के पास कितने हैं, एक है, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे करने के लिए 2 हमको यहाँ पे 2 का क्या करना पड़ेगा, 2 का इनटू करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 एटम हो गए ओके। अब Mg के यहाँ पे 2 एटम हो गए हैं, तो इन 2 एटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 एटम Mg के रख दें, 2 यानी कि 2 का इनटू कर दें, तो ये हमारी इक्वेशन जो है पूरी बैलेंस हो गई है। अब इसमें कोई समस्या नहीं है। 2Mg प्लस O2 मिलेगा हमको 2MgO सॉरी 2Mg यहाँ पे ही है, 2Mg यहाँ पे है, 2 O के एटम यहाँ भी है, 2 O के एटम यहाँ भी है। पूरी रिएक्शन जो है बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आ गए हम अपने नेक्स्ट पेज में। वाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग द एयर। हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं, उसको बर्निंग करने से पहले। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये पेन है, पेन के ऊपर क्या होता है कि जैसे हमने आयरन की कोई चीज है, तो आयरन को हम फेंक देंगे, ऐसे रखा रहने देंगे, तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, उसकी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। इसी तरीके से Mg जब रखा रहेगा, यानी मैग्नीशियम की रिबन होगी, उसके ऊपर भी ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी MgO। ठीक है, तो वो जलने वो क्या है, नहीं है, वो जलती नहीं है, यानी कि आप उसमें आग लगाओगे तो आग नहीं पकड़ेगी। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। इसको मैं अंग्रेजी में लिख के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको मैं दिखा दूंगा। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको ये 1 2 3 जो है रिएक्शन दी है, इनको आपको बैलेंस करना है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेट सिंबल, स्टेट भी आपको स्टेट के साथ में भी ये लिखना है। ठीक है, तो ये आपको ये 3 सवाल हैं, ये आपको पूरे करने हैं। अभी आप इनको करिए, नेक्स्ट वीडियो में आइए, वहां पे मैं आपको ये पूरे सवाल अच्छे से सॉल्व करके दिखा दूंगा। फिर हम आगे जो है पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 तरीके की होती हैं, कॉम्बिनेशन, और उसके बाद में आता है उसके बाद अपनी डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और डिकम्पोजिशन भी है। तो इन सब चीजों को हम जो है अच्छे से एक एक करके जो है पढ़ेंगे। यहाँ पर अपनी सारी रिएक्शंस हैं, और इन जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, इन सारे एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे, खाली ये चित्र नहीं देखेंगे। तो हमने आपको बताया किस तरीके से रिएक्शंस हैं, उनको हम करके भी देखते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन करके देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और
आप जो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो मैं लाता रहूंगा।